सीबीएसई टीचर्स को मनोहर सरकार का तोहफा, मानदेय में की 11% की बढ़ोतरी। 1 जुलाई 2021 से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। हरियाणा पंजाब के बीच ट्विटर वॉर जारी। हरियाणा ने अब पंजाब से कृषि के क्षेत्र में की तुलना, पंजाब को बताया काफी हद तक पिछड़ा। लाठीचार्ज पर नहीं थम रहा आक्रोश, बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान, अब जिला सचिवालय को घेरने की है तैयारी। 7 सितंबर को महापंचायत में बनाई जाएगी रणनीति। अफसरशाही पर बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा के बिगड़े बोल, कहा जींद के अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी विस्फोट कर लेते हैं जिम्मेदारी। और स्विमिंग पूल में तब्दील हुआ सोनीपत शहर, बारिश ने प्रशासन के तमाम इंतजामों की फिर से खोली पोल, मुख्य अंडरपास पर 12 फीट तक भरा पानी। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जेईई पेपर लीक मामले के साथ। अब इस पेपर लीक मामले में निशाने पर सरकार है। सोनीपत में लीक हुआ था जेईई का पेपर और अब कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी सरकार को इस पर जमकर घेरा है। जाहिर हुआ है सरकार का नकारापन। एक बार फिर से ये कहा गया है रणदीप सुरजेवाला की ओर से। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र है। पेपर लीक माफिया में कानून को कोई भय नहीं है। फर्जी पेपर के बदले 10 से 15 लाख रुपए की रिश्वत ली गई और सीबीआई ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन जेईई मेंस परीक्षा में धांधली का आरोप है पूरा मामला था। हालांकि बाद में पेपर तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत अब रुकने का नाम नहीं ले रही। जेईई पेपर लीक मामले में बीजेपी और जेजेपी को जमकर घेरा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार का नकारापन एक बार फिर से जग जाहिर हुआ है। हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र बन गया है और पेपर लीक माफिया में कानून का कोई भय नहीं रहा। और वहीं बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की, जो एक बार फिर से आमने सामने है। दोनों के बीच ट्विटर वॉर जारी है। अब हरियाणा ने पंजाब से कृषि के क्षेत्र की तुलनात्मक आंकलन पेश किया है। हरियाणा सरकार ने फिर से पंजाब सरकार को घेरा है और पंजाब को पछड़ा हुआ बताया है। कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों और किसानों की मेहनत की बदौलत हरियाणा अपने बड़े भाई पंजाब से काफी आगे निकल गया है। हरियाणा में कृषि के मामले में हो रही प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार राज्य सरकार की कृषि नीतियां हैं। पंजाब राज्य का कुल क्षेत्रफल व कृषि योग्य भूमि बेशक हरियाणा से कहीं ज्यादा है, लेकिन पिछले 7 सालों में 21 फल सब्जियों और 11 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके खरीद करने का जो साहसिक फैसला लिया है, उसके मुकाबले पंजाब नजदीक भी नहीं ठहरता। फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नुकसान की भरपाई करने जैसे लाभकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालात को सुधारने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हरियाणा पिछले 7 सालों के दौरान पंजाब से किसानी व्यवसाय के क्षेत्र में 4 कदम आगे जा चुका है। कुछ सालों में किसान हित में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम हैं। हरियाणा में जहां तक कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों की बात है, हरियाणा के आगे पंजाब कहीं नहीं ठहरता। कृषि विकास दर के मामले में भी हरियाणा की दर 6.3% है और पंजाब की दर मात्र 2.1%, जो कि हरियाणा की दर की 1/3 के बराबर है। गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 11 चीनी मिलें स्थापित की हैं। पंजाब में कहने को तो चीनी मिलों की संख्या 15 है, लेकिन चालू हालत में मात्र 9 मिलें हैं, बाकी की 6 मिल बंद पड़ी हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम देने और एमएसपी पर खरीदने के मामले में भी हरियाणा प्रदेश अपने बड़े भाई पंजाब से काफी आगे है। हरियाणा में 21 प्रकार के फलों और सब्जियों के संरक्षित भाव निर्धारित करने के लिए जो भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है, उसकी चर्चा तो पूरे देश के किसानों में है। पंजाब में भावांतर भरपाई योजना जैसी कोई योजना नहीं। राज्य में फल और सब्जियों के उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की। पंजाब में ऐसी कोई योजना आज तक शुरू नहीं हो पाई। प्रदेश में 81 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ने का काम किया, जबकि पंजाब की मात्र 37 मंडियों को उक्त पोर्टल से जोड़ा गया है।
हरियाणा में 76 जल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। पंजाब में मात्र 61 प्रयोगशालाएं ही शुरू की गई। हरियाणा शायद देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मंडियों में आने वाले किसान और वहां कार्य करने वाले आढ़तियों को 10 लाख रुपए के बीमा से कवर किया गया है। पंजाब में ऐसी कोई योजना नहीं है। हरियाणा की मंडियों में आने वाले गरीब मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन के लिए कैंटीन है। पंजाब में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की और राज्य में आज तक करीब 58,000 कार्ड जारी भी कर दिए गए। पंजाब इस योजना को शुरू ही नहीं कर पाया। पिछले 7 वर्षों में किसानों का रुझान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ काफी बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 17 लाख किसानों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए बीमे के रूप में मिले। पंजाब के किसानों के लिए वहां की सरकार ने कोई भी फसल बीमा योजना शुरू नहीं की। तो वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के चलते आसपास के इलाकों के व्यापारी परेशान हैं। कामकाज ठप हो चुका है, इंडस्ट्री को खासा नुकसान हो रहा है। इसलिए कारोबारियों ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की भी तैयारी की है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन बादस्तूर जारी है। 9 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे और कृषि कानून रद्द होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। हालांकि किसानों के आंदोलन के कारण सरकार पर कोई असर हो या ना हो, लेकिन हरियाणा के व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों पर जरूर हो रहा है। इसीलिए अब उन्होंने मानवाधिकार कमीशन का रुख किया है। टिकरी बॉर्डर और दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे खुलवाने की मांग करते हुए व्यापारियों ने कहा कि अगले हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट में PILP दायर करने जा रहे हैं। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर्स ने कहा कि बहादुरगढ़ में 12,000 फैक्ट्रियां हैं और जिनमें 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो काम ठप होने की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि वह किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार उनसे बातचीत करके कोई मसले का हल निकाले ताकि उनका कारोबार भी चल सके। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस बाबत बात हुई थी, लेकिन मसले का हल नहीं निकल पाया। बॉर्डर जो दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है, इससे हमारी फैक्ट्रियों को हजारों करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। आम जन जितनी जनता है हमारी, वो तो परेशान है ही। शहर की लगभग 7.5-8 लाख वर्कर हमारे यहाँ बहादुरगढ़ में काम करते हैं, जिनमें से काफ़ी पलायन कर गए हैं। हमारी जो 3 शिफ्ट में फैक्ट्रियाँ चलती थी, बड़ी मुश्किल से 1 शिफ्ट की चला पा रही हैं। आपको बता दें कि 9 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पहले कारोबारियों पर कोरोना की मार और अब आंदोलन के कारण काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि 7 महीने से ज्यादा समय हो गया है। सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक बरकरार है, कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी केंद्र सरकार को कह चुकी है कि इस तरह किसान रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, जिसलिए सरकार मसले के हल की ओर बढ़े। लेकिन अब कारोबारियों की PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये देखना होगा। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं रोहतक की, जहां के विजयनगर में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद किया है। हत्यारोपी अभिषेक की निशानदेही पर पिस्तौल बरामद हुआ है। JLN नहर के पास झाड़ियों में छिपा कर रखी गई थी पिस्तौल। मां, बाप, बहन और नानी की हत्या का आरोपी है अभिषेक। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अभिषेक से जब पूछताछ की है, तो पुलिस की पूछताछ में जहां पहले उसने अपना जुर्म कबूला और अब उसकी निशानदेही पर पिस्तौल बरामद हुआ है, जिससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिससे अपने ही मां, बाप, बहन और नानी की हत्या कर दी थी अभिषेक ने। तो पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद कर लिया है।
और बात करते हैं सोनीपत शहर की, जो स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। जी हां, बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की फिर से पोल खोलकर रख दी। देर रात हुई बारिश में शहर का मुख्य अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया। यहां पर 12 फीट के करीब पानी भर गया। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य अंडरपास के अलावा शहर के अन्य अंडरपास का भी यही हाल है। ये पहली बार नहीं हुआ, हर बारिश में यही हाल होता है, लेकिन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। बारिश ने एक बार फिर से इंतजामों की पोल खोल दी है। और ये तस्वीरें सोनीपत की देख रहे हैं। ये किसी नहर की तस्वीरें, किसी तालाब की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये मुख्य अंडरपास की तस्वीरें हैं, जो एक स्विमिंग पूल में, नहर में, तालाब में तब्दील हो गया। रात 2 के बाद बारिश हुई थी यहाँ पे। देख रहे हो इतना पानी भरा है यहाँ पे, ये लोग बाग भी परेशान होते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती सरकार। फ्लाईओवर बिल्कुल एक तालाब बन गया, बिल्कुल तालाब बन गया ये। तो जी बन जाता है जब बारिश होती है, जब ही बन जाता है। कई घंटे भरा रहता है, कोई निकासी का कोई समाधान नहीं है, पर निकला देर से निकलता है। उधर चरखी दादरी में भी बारिश के बाद शहर के बाजारों में जलभराव इतना ही मानो कि बाजार नहीं कोई तालाब नजर आ रही हूँ। बारिश के जमा पानी से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशासन के ढीले रवैये के विरोध में लोगों ने व्यापारियों के साथ मिलकर जल समाधि लगाकर रोष प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण दादरी शहर पानी में लबालब भर चुका है। कॉलोनियों में से लेकर बाजारों तक कई फीट पानी भरा हुआ है। बाजारों में जलभराव के दौरान दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। तो ये तस्वीरें दादरी की आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद हालात कैसे बने कि लोगों को तालाब रूपी बाजारों से बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा। ये अपना विरोधाभास यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार दादरी प्रशासन की नकारा और निकम्मे बातों के चलते ये पानी का भराव यहाँ हो रखा है। और इस पानी के अंदर अकेले बारिश का पानी नहीं है, ये इसके अंदर सीवर की मात्रा है इस पानी के अंदर। और पानी जो पीने का दादरी के शहरवासी जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी सीवर की मात्रा है। इससे नकारा, निकम्मा और घटिया काम क्या होगा, हमें नरक में जीने को मजबूरी सरकार ने कर दिया, दादरी प्रशासन ने कर दिया। आप देख रहे हैं जो खट्टर सरकार को हम जो जनकारी नीति अपनाने की जो ये बातें करते थे, भ्रष्टाचार की करते थे, आज इनका जो इस ये पानी में बैठ के जल समाधि लेके हम इनका जो विकास कार्यों की जो इनकी नीति है उसका पर्दाफाश करने का काम। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, जिन्होंने जल्द पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अब 4थी से 5वीं तक के लिए बच्चों के स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ भी रहे हैं। सरकार को पहले भी ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी कि 100% बच्चे स्कूलों में आएंगे। सरकार की तरफ से बाकायदा छूट दी गई है कि अगर अभिभावक संतुष्ट हैं तभी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके कारण शिक्षा मंत्री ने जल्द पहली से तीसरी तक की कक्षा के स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। स्कूलों का अच्छा रिस्पांस है। पहले हमने जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं के स्कूल खोले। तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी संख्या में बच्चे रहे और कुल मिला के अभी तक स्थिति पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल रही है। कहीं और अब बात करते हैं मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की बेटी मुस्कान की, जिसने दुबई में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। विजेता बॉक्सर बेटी का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुस्कान और उनके कोच ने कहा कि अब अगला लक्ष्य 2024 और 2028 में होने वाली ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। मुस्कान को खेल प्रेमियों, परिजनों और स्थानीय लोगों ने सिर आंखों पर बैठाया। ढोल, नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। बता दें कि मुस्कान के पिता एक दुकानदार हैं जो अपनी बेटी की जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैंने सिल्वर मेडल जीता है। मेरी फाइनल उज़्बेकिस्तान के साथ थी, तो उसमें हमारे यहाँ पे दुबई में हो रहे थे एशियन चैम्पियनशिप, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, और दुबई में हो रहे थे वो। तो इसमें मेरे सर का भी लैम्बोरिया
संदीप लैम्बोरिया सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरे को इतना सिखाया। मुस्कान बहुत ही टैलेंटेड है। हम तो इससे अपेक्षा कर रहे थे कि गोल्ड मेडल ही लेके आएगी, पर सिल्वर भी किसी से कम नहीं है और आगे ज़रूर इसका स्वर्णिम भविष्य है, ज़रूर अच्छा करेगी। इसका टारगेट हमने रख रखा है 2024 ओलंपिक्स, 2028 ओलंपिक्स में ज़रूर ये मेडल लेके आएगी और बहुत ही गुणी लड़की है। और खबर हिमाचल से, कांगड़ा में पूर्व सीपीएस के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है। एक शख्स ने जगजीवन पाल को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके विरोध में पूर्व सीपीएस धरने पर बैठ गए। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये है पूर्व सीपीएस जगजीवन पाल, जिनके साथ शरेआम धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई। पहले उनका विरोध होता है, कहासुनी होती है, तभी पीछे से एक शख्स आता है और पूर्व सीपीएस के सिर पर थप्पड़ रसीद कर देता है। अगला स्टेप है कि बहुमत का आदर जब तक लोकतंत्र में होना चाहिए नहीं होगा, मैं यहाँ अमरनाथ पे लगातार बैठूंगा। ये आते जाते रहेंगे, बैठना चाहे को तो बैठे, मजबूर किसी को नहीं करेंगे। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र की रड़ा पंचायत से सामने आई हैं, जहां शिलान्यास का विरोध करना पूर्व सीपीएस को भारी पड़ गया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और सुलह से मौजूदा विधायक पंचायत भवन का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन इसकी जानकारी न तो पंचायत प्रधान को थी और न ही पंचायत के बाकी सदस्यों को। जगजीवन पाल भी शिलान्यास का विरोध करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। उसी दौरान एक शख्स ने आते ही पूर्व सीपीएस के सर पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे नाराज जगजीवन पाल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। ये अब मेरा साथ दो, मुझे बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूँ, तो पक्का साथ दो और मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। और कोविड-19 महामारी की बात करते हैं, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कोरोना काल में कई ऐसे सवाल जो लोगों के मन में आए कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीका आपके डीएनए को प्रभावित करता है और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो आपको आपके फोन पर ही इनका जवाब मिलेगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपने बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है। और देश में कोरोना के केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।